वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी चुनौतियां। इसके पिछला वीडियो हम लोग एक देख चुके हैं, अब ये दूसरा वीडियो है उसका। तो इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होता क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, और वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? वित्तीय वर्ष होता है, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में हुई आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आपको कल वाले वीडियो में बताया गया था कि 3 महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं होती हैं अर्थव्यवस्था में। क्या क्या है? उत्पादन, वितरण और उपभोग। ठीक है ना। तो एक वित्तीय वर्ष में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य का योग है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में आर्थिक क्रियाएं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और आपको क्लियर हो गया वित्तीय वर्ष क्या होता है भारत का। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और आर्थिक क्रियाएं आपकी अब हो गई उत्पादन, वितरण और उपभोग। ठीक। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है अगर ये आपसे पूछा जाए तो वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ये वाला क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ठीक है। और ये जो आपका ये ऑफिस है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी सीएसओ की? तो इसकी स्थापना हुई 2 मई 1951 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीएसओ की जो औद्योगिक शाखा है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है कोलकाता में। तो सीएसओ का मुख्यालय जो है यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो औद्योगिक शाखा है उसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत के संदर्भ में जो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान है वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। उनकी एक पुस्तक थी, ये पुस्तक का नाम बहुत बार पूछा जाता है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। इसमें इन्होंने जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। और दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो आय थी वो 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है ना। तो इन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में। अब सन 1931-32 में क्या हुआ कि VKRV राव, इन्होंने क्या किया कि वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो वैज्ञानिक विधि से अगर राष्ट्रीय आय की गणना किसने की पूछा जाएगा तो VKRV राव ने की थी। और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का भी प्रतिपादन इन्होंने किया था। किसने? VKRV राव ने। ठीक। और भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 52% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ये वाला वीडियो में मुझे कल वाले वीडियो में ये वाला पॉइंट डालना था लेकिन मैं भूल गया, इसलिए मैं इसको आज यहाँ पे बता रहा हूँ आपसे। ठीक है। अब देखते हैं हम कि राष्ट्रीय आय मापने के तरीके। तो राष्ट्रीय आय को मापा कैसे जाता है? तो राष्ट्रीय आय को जो है स्थिर कीमतों पर मापा जाता है। तो स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो आधार वर्ष पर की जाती है। और हमेशा जो है आपसे पूछा जाता है कि ये आधार वर्ष कौन सा है जिस पर जो है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो वो आधार वर्ष आपको याद रखना है 2011-12। ठीक है। जो भारत में वर्तमान आधार वर्ष है यानी कि जिस आधार वर्ष पर इस समय जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो है 2011-12। ये आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक। और उसके बाद एक होता है चालू कीमतों पर। तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान वर्ष के आधार पर की जाती है, यानी कि जिस वर्ष जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है उस वर्ष के आधार पर जो है चालू कीमतों पर होती है। आपसे ये पूछा जाता है कि स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष क्या है? तो स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 है। ये आप जरूर याद रखेंगे, ये वाला सन 11-12। ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आपको जरूर मिल सकता है। अब देखेंगे हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा को। तो सबसे पहले देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जीडीपी, भारत की जीडीपी के बारे में। तो ये होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या है कि भारतीय सीमा के अंदर यानी कि भारत के अंदर जो है जितने भी चीज़ें बनेंगी भारतीय सीमा के अंदर हमारे द्वारा, हमारी कंपनियों के द्वारा या फिर विदेशियों के द्वारा, यानी कि जो विदेशी हमारे देश के अंदर काम करते हैं और जो विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर काम करती हैं, इन सब के द्वारा
एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन द्वारा जो भी मौद्रिक वैल्यू होगा उसका योग क्या होता है, जीडीपी। यानी कि भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जो है, अगर कोई भी विदेशी भी है या फिर देश के ही लोग हैं, ठीक है, जो भारत की सीमा के अंदर जो है चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं या फिर सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे जो मौद्रिक वैल्यू जनरेट होती है उसका योग ही क्या है, जीडीपी। इसमें इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, जीडीपी में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि उत्पादन किसी देशवासी द्वारा हो रहा है या विदेशी द्वारा, यानी कि और बल्कि जो है क्या ध्यान रखा जाता है कि उत्पादन देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होना आवश्यक है। ठीक, तो जीडीपी के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि देश की सीमा के अंदर, ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद लिखा हुआ है, तो घर के अंदर जो है आपके जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है ना, तो आपके देश के अंदर जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो सभी जो है, चाहे जो है उसे आपके देश के लोग बना रहे हो या फिर विदेश की कंपनियां आपके देश में आके बना रही हो या फिर विदेशी लोग यहाँ पे आके नौकरी कर रहे हो, उससे भी जो जनरेट हो रहा है वो भी, तो ये सब जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो कि एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित होता है। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था मापने का सबसे अच्छा तरीका है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापना या फिर देश की अर्थव्यवस्था को मापने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। अभी नीचे भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसको आप अंतर जो है आप सबका जो है ज़रूर याद रख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे पूछ लिया जाता है। अब देखेंगे आपका एनडीपी क्या होता है। अभी आपने देखा कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, सकल घरेलू उत्पाद था। अब देखेंगे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध, तो शुद्ध जो है कितना जो है आपको मिल रहा है। तो जीडीपी जो होता है उसमें उत्पादन के दौरान मूल्य ह्रास को घटा देने पर, मूल्य ह्रास क्या होता है, मूल्य ह्रास का तात्पर्य उत्पादक गतिविधियों में उपयोग के दौरान जो टूट फूट के कारण जो उसकी पूंजी का अवमूल्यन हो जाता है, उस वस्तु की, उस सेवा का जो है अवमूल्यन जो हो जाता है, जो उसमें कमी हो जाती है, वही होता है आपका मूल्यह्रास। तो उसको अगर जो भी कमी हो गई उसको अगर घटा दोगे तो आपको नेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, यही आपका है निवल घरेलू उत्पाद या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, जो आपने जीडीपी आपकी जनरेट हुई थी उसमें से डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को घटा दिया जाएगा। जो भी आपकी जो है उत्पादन उपयोग के दौरान जो कमियां हुई हैं उसमें, जो उसमें पूंजी का अवमूल्यन हो गया है, उसको आप माइनस कर देंगे तो वो आपका निवल घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। तो आपको ये वाला फार्मूला ध्यान रखना है कि एनडीपी जो होता है यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है वो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को घटा करके प्राप्त होता है। ठीक है, तो जीडीपी आपने समझा होगा अच्छे से, उसमें से जो भी आपकी जो है उत्पादन के उपयोग के दौरान जो कमियां हुई उन उत्पाद में या फिर सेवाओं में, उसका मूल्य ह्रास को आप घटा देंगे तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आपका अगला है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अभी आपने देखा था जीडीपी, जीडीपी में क्या था, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि घरेलू में आप क्या ध्यान दोगे कि हमारे घर के अंदर यानी कि हमारी देश की सीमा के अंदर जो है जितना भी चीज़ें जो है उत्पादित हो रही हैं या फिर जो भी सेवाएं हैं उनसे जो मुद्रा प्राप्त हो रही है, उनका योग जो है, मौद्रिक वैल्यू का जो योग है वो आपका सकल घरेलू उत्पाद था, चाहे उसको देश के लोग करें चाहे विदेश के लोग करें, देश के अंदर ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ध्यान के देना कि ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय में आप ध्यान देंगे कि हमारे राष्ट्र के लोग, चाहे हमारे देश के अंदर या फिर विदेशों में, मतलब केवल हमारे राष्ट्र के लोग जो है जितना पैसा कमाएंगे या फिर जितना भी जो है मौद्रिक वैल्यू उनकी होगी, उसका जो योग होगा वो होगा जीएनपी, यानी कि भारत के नागरिकों और कंपनियों द्वारा। ठीक है, यहाँ पे केवल भारत के नागरिक और कंपनी हैं, देश के अंदर तथा विदेशों में। यानी कि अब देखो यहाँ पे राष्ट्रीय की बात हो रही है तो केवल अपने राष्ट्र के लोगों की बात होगी। अब अपने राष्ट्र के लोग यहाँ पे भी हैं, अपने राष्ट्र के लोग विदेशों में भी पैसे कमाते हैं। ठीक है ना, तो अपने राष्ट्र के लोग अपने देश में भी कमाते हैं, विदेशों में भी पैसे कमाते हैं, तो दोनों जगह के जो है अपने राष्ट्र के लोग जहाँ जहाँ भी जो है चीज़ें उत्पादित कर रहे हैं या फिर कमा रहे हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं द्वारा प्राप्त जो मौद्रिक मूल्य है वही आपका जीएनपी होता है। जीडीपी में आपका केवल देश के अंदर था, चाहे देसी लोग कमाएं चाहे विदेशी लोग अपने देश के अंदर कमाएं या फिर कोई भी चीज़ उत्पादन करें। राष्ट्रीय में आपको ध्यान देना है कि केवल अपने राष्ट्र के लोग, चाहे अपने देश में या फिर विदेशों में,
जाकर के जो भी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं या फिर जो है सेवाएं दे रहे हैं, उससे जो मौद्रिक वैल्यू है वो आपका क्या है, वही आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक, तो दोनों में आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है, देखिए, विदेशों में अपने देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय को जोड़कर, अब देखिए इसका फार्मूला किस तरह से बन रहा है। सकल घरेलू उत्पाद आपने देखा था क्या होता है, अब उसमें जो है विदेशों में अपने देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय, यानी कि अब तक आपने विदेशों में जो है जीडीपी वालों को नहीं जोड़, जीडीपी में आप विदेशी लोगों को नहीं जोड़ रहे थे, मतलब कि जो अपने देश के लोग विदेशों में कर रहे हैं, जीडीपी में केवल अपने देश के अंदर वाली चीज़ें थी। ठीक है, तो अब जीडीपी में अब जो विदेशों में अपने देश के नागरिक कमा रहे हैं उसको जोड़ देंगे, और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, यानी कि जो विदेशी अपने देश में जो है कमा रहे हैं उनको आप घटा देंगे, तो आप जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त कर लेंगे। यानी कि क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जीएनपी, यानी कि अब केवल राष्ट्र की बात हो रही है। जीडीपी में क्या था कि देश के अंदर जो है कोई भी आपका देशी है या फिर विदेशी है, देश के अंदर अगर कमा रहा है तो वो आपका सकल घरेलू उत्पाद था। अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद में सब थे, उसके बाद यक्स क्या है, ये यक्स है आपका कि विदेशों में अपने देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय, इसको यक्स बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद किसको घटा रहे हैं, एम को घटा रहे हैं। एम कौन है कि विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, अपने देश में जो विदेशी लोग कर रहे हैं वो आपके राष्ट्रीय आय में नहीं आएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आय में केवल अपने राष्ट्र के लोग आने वाले हैं। ठीक, तो जीडीपी में से जो है एक्स को घटाएंगे, एक्स को जोड़ देंगे और एम को घटाएंगे। एक्स यानी कि अपने देश के लोग जो विदेशों में कमा रहे हैं, ठीक है, राष्ट्र के लोग अपने जो विदेशों में कमा रहे हैं वो जोड़ देंगे जीडीपी में, और घटाएंगे किसको, जो अपने देश के अंदर जो विदेशी कमा रहे थे उसको घटा देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका जीएनपी प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये जो है आपको ज़रूर याद रखना है, ये वाला भी आप क्लियर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर आपने जीडीपी अच्छे से समझी होगी तो इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम एनएनपी के बारे में। ये है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने अभी जीएनपी देखा था। ठीक है ना, वो देखा था, हाँ जीएनपी था। जीएनपी में मूल्य ह्रास को घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। देखिए एनएनपी कैसे प्राप्त होता है कि जीएनपी में से डिप्रिसिएशन अगर आप घटा दे रहे हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, अभी आपने क्या देखा था, देखिए कि आपको एनडीपी मिला था। ठीक है, जीडीपी जो था आपने देखा, उसके बाद एनडीपी क्या था, एनडीपी जो है जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को घटाया तो आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद मिला। ठीक, उसके आपने जीएनपी को समझा, जीएनपी में केवल अपने देश के लोग जो है अपने देश में या फिर विदेशों में जो भी चीज़ें कमा रहे हैं या फिर उत्पादित कर रहे हैं उनका योग जीएनपी होता है। उसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हम निकालेंगे। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटा देंगे। डिप्रिसिएशन आपने अभी ऊपर समझा था क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम बाजार दर पर निवल शुद्ध, निवल या फिर शुद्ध दोनों एक ही को बोला जाता है। ठीक है ना, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोला जाता है। ठीक, तो बाजार मूल्य पर व्यक्त एनएनपी को ही एनएनपी एमपी कहते हैं। एनएनपी एमपी का मतलब ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, ये आपका बाजार दर पर, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका ये जो नीचे है आपका फैक्टर कास्ट वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये वाला ज़रूर पूछा जाता है कि साधन लागत पर व्यक्त निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि एनएनपी एट द रेट ऑफ एट फैक्टर कास्ट, इसी को जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, साधन लागत पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक, ये आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि साधन की राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, ये आपका एनएनपी एमपी यानी कि जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस पे, बाजार मूल्य पर। ठीक है, उसमें से आप इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी, तो आपका आ जाता है नेशनल इनकम। तो ये वाला फार्मूला भी आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर बाजार कीमत पर जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय को बाजार कीमत पर एनएनपी में से किसको घटाया जाता है, तो आपको किसको घटाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। इससे जो है हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्त होती है। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है
कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो राष्ट्रीय आय होती है साधन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, तो ये आपको जो है क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन एक बार और देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप लिख रहे होंगे तो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा ये। और ये 3 जो है विधियाँ आपको ज़रूर याद रखी हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधि जो है राष्ट्रीय आय की मापन की विधि नहीं है, ठीक है, तो आपको ये तीनों पता होगा तो आप चौथा जो है क्लियर कर लेंगे। तो ये आपका उत्पादन विधि है, राष्ट्रीय आय की मापन की 3 विधियाँ, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ठीक है। तो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये तीनों विधियों को आप याद रखेंगे। ये राष्ट्रीय आय की मापन की विधियां हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी राष्ट्रीय आय की मापन की विधि नहीं है, ठीक, तो इन तीनों में से जो नहीं होगा वो आप ऑप्शन कर लेंगे। अब देखिए एक अगला टॉपिक है आपका हिंदू वृद्धि दर। इसमें अधिकतर यही आपसे पूछा जाता है कि हिंदू वृद्धि दर होता क्या है, मतलब कि किससे संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। तो जब भी जो है हिंदू वृद्धि दर होगा, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से संबंधित है। या आपको सीधा आपको ये पूछा जाता है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित होता है, राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है, ठीक है ना। हिंदू वृद्धि दर का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से संबंधित होता है। और इस शब्द का प्रतिपादक यानी कि हिंदू वृद्धि दर शब्द किसने दिया था, तो वो दिए थे प्रोफेसर राजकृष्णा, ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया था। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। उसके बाद देखिए आर्थिक सुधारों के प्रारंभ होने के पूर्व, यानी कि आर्थिक सुधार प्रारंभ जब नहीं हुए थे उसके पूर्व, यानी कि 1950 से 1980 के मध्य जो है भारत की जो आर्थिक वृद्धि थी वो 3-4% के बीच रही, यानी कि औसतन 3.5% रही। इसी को जो है हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी गई है। तो आपको जो है जब भी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित है। आप बस इसमें इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय में आपसे पूछा जाता है इसका फार्मूला कि प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो राष्ट्रीय आय में से इसको डिवाइड किया जाता है। राष्ट्रीय आय को किससे डिवाइड किया जाता है, देश की कुल जनसंख्या जो होती है उससे जो है राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आपकी प्राप्त हो जाती है। तो इसका फार्मूला ही पूछा जाता है। फार्मूला आप जरूर लिख लेंगे, याद रख लेंगे कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, ठीक, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। अब देखिए गोवा जो है उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है गोवा में, और बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो इन दोनों का नाम भी आप याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय से संबंधित। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, गोवा, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका बिहार। तो प्रति व्यक्ति आय जो है उसके लिए जो है राष्ट्रीय आय में से किसको घटाया जाता है, तो देश की कुल जनसंख्या को घटाया जाता है, घटाया नहीं जाता, मतलब कुल जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या को डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय आपकी प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे मांग का नियम और पूर्ति का नियम है, ये है बड़ा टॉपिक, लेकिन आपसे जो है इन तरीके के एग्जाम्स में जो है केवल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होगी, मांग का नियम हम पढ़ा रहे हैं। मांग के नियम में क्या है कि यदि किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग में कमी आएगी, यानी कि अगर आप कीमत बढ़ाओगे किसी चीज़ की तो उसको जो है खरीदने वाले जो है कम हो जाएंगे, ठीक है, उसकी मांग में कमी आएगी, उसको जो है कम लोग खरीदेंगे, ठीक। तो यदि वस्तु की कीमत में कमी होगी और यदि आप कीमत घटाओगे, ठीक है, अगर कीमत घटा रहे हो तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। कोई चीज़ पहले जो है 500 में थी, अब वो 200 में मिलने लगी तो उसको ज़्यादा लोग जो है खरीदने लगेंगे, ठीक है ना। और कोई चीज़ जो है पहले 200 में थी, आपने कीमत बढ़ा के 500 कर दी तो अब उसको कम लोग खरीदने लगेंगे, ठीक। तो यही है, अगर आप कीमत बढ़ाओगे तो मांग कम हो जाएगी, ये मांग का नियम है, और कीमत घटाओगे तो मांग बढ़ जाएगी। और मांग का संबंध किससे होता है आपसे पूछा जाता है, तो मांग का संबंध जो है वो सदैव उपभोक्ता से होता है, क्योंकि आप कीमत बढ़ाओगे तो कौन खरीदेगा आपकी चीज़, उपभोक्ता ही खरीदेगा ना, तो ठीक। तो जो मांग का नियम है वो हमेशा जो है उपभोक्ता से ही संबंधित होता है। अगर आप कीमत घटाओगे तो आपकी मांग ज़्यादा कौन करेगा, उपभोक्ता ही करेगा। कीमत आप बढ़ा दोगे तो मांग कम हो जाएगी, किसकी, उपभोक्ता की, ठीक है ना, उपभोक्ता ही जो है कम चीज़ें जाके खरीदेगा। तो हमेशा जो है मांग का नियम उपभोक्ता से संबंधित होता है। अब आपका है पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम देखिए, यदि किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ने पर
उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। सबसे पहले आप देख लें कि पूर्ति का संबंध किससे होता है। तो पूर्ति का जो संबंध होता है वो हमेशा उत्पादक से होता है, यानी कि जो उत्पादन करता है उससे संबंधित होता है पूर्ति। यानी कि जैसे अभी जो है आज गेहूँ 20 रुपये किलो है, सरकार ने कहा कि गेहूँ अब 50 रुपये किलो जो है बेचा जाएगा, ठीक है। अब गेहूँ 50 रुपये किलो बेचा जाएगा तो क्या होगा, किसान क्या करेंगे, किसान जो है उत्पादन करता है गेहूँ का, तो वो क्या करेगा, उत्पादन बढ़ा देगा, ठीक है। तो वो उत्पादन बढ़ा देगा, तो इसीलिए जो है जब कीमत बढ़ती है पूर्ति के नियम में, तो पूर्ति जो है पूर्ति भी बढ़ती है। अभी आपने मांग में देखा था, कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है, लेकिन पूर्ति जो है वो बढ़ेगी। और जो मांग था वो हमेशा उपभोक्ता से संबंधित था, लेकिन पूर्ति किससे संबंधित होती है, पूर्ति होती है उत्पादक से संबंधित, ठीक। और देखिए, अगर जो है पूर्ति के नियम में अगर कीमत आप घटाओगे तो उसकी पूर्ति भी घट जाएगी, ठीक। अभी 20 रुपये किलो गेहूँ था, अब आपने कहा कि अब गेहूँ जो है सरकार ने बोला कि अब केवल 10 ही रुपये किलो बेचेगा, में बेचा जाएगा, तो क्या करेंगे किसान, अब पैदा करना ही कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको कहेंगे कि हमको पैसा ही नहीं मिल रहा है ज़्यादा, तो उसकी पूर्ति जो है घट जाएगी, ठीक है ना, वो उत्पादन ही कम करेंगे अगर आप कीमत घटा दोगे तो, ठीक। लेकिन अगर कीमत बढ़ा दोगे तो पूर्ति बढ़ जाएगी, ये आपका पूर्ति का नियम है। तो ये जो है दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे भी आपकी मांग के नियम में भी जो भी चीज़ें थी, मांग का नियम और पूर्ति का नियम का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ये टॉपिक तो बहुत बड़े बड़े हैं। अब जैसे मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति में भी मैंने कई एग्जाम्स में देखा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति का मतलब आप समझ लीजिए एक महंगाई से है, ठीक है ना, कि जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही हो तो यह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति जो जब होती है तो उसमें जो है कीमतों में क्या होता है, तो ये होता है कीमतों में बहुत तेज़ी से लगातार वृद्धि होती है, ठीक है। या फिर पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है कि मौद्रिक तरलता अधिक हो जाती है। मौद्रिक तरलता अधिक होने का मतलब बाजार में पैसा अधिक हो जाता है, ठीक है। जब बाजार में पैसा अधिक हो जाता है तो क्या होता है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि जो बाजार में पैसा अधिक हो जाएगा, लोगों के पास पैसा होगा तो लोग जो है ज़्यादा सामान खरीदने लगेंगे, ठीक है, लोगों को सामान खरीदने की शक्ति अधिक हो जाती है। और क्या होता है इसमें, जब लोग सामान ज़्यादा खरीदने लगेंगे तो क्या होता है, उसी वजह से ये बहुत तेज़ी से कीमतें भी बढ़ने लगती हैं, तो इसी वजह से महंगाई आ जाती है, ठीक है ना। और मुद्रास्फीति की स्थिति में जो है मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। ये वाला देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखेंगे, ये वाला अधिकतर पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा की वैल्यू जो है कम हो जाती है। मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है मतलब क्या, कि यानी कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो मुद्रा की वैल्यू तो कम ही हो गई। यानी कि पहले जो चीज़ आप 5 रुपये में 10 मतलब कि 5 रुपये में आप कोई चीज़ 1 किलो ले रहे थे, लेकिन अब वैल्यू बढ़ गई, अब वही चीज़ जो है महंगाई बढ़ गई मुद्रास्फीति की वजह से, अब वही जो है 10 रुपये में 1 किलो मिल रहा है। यानी कि आपकी मुद्रा की वैल्यू घट गई। पहले आपकी मुद्रा की वैल्यू 5 रुपये में 1 किलो की थी, लेकिन अब वही वैल्यू जो है 1 किलो की वैल्यू जो है 10 रुपये के बराबर हो गई। यानी कि पहले 1 किलो की वैल्यू 5 रुपये के बराबर थी, ठीक है, आपकी मुद्रा की 5 रुपये की बराबर थी, लेकिन अब वही 1 किलो, वह सामान तो वो इतना ही है, लेकिन आपकी वैल्यू घट गई, ठीक है। ये 10 रुपये हुआ है तो बढ़ी नहीं है, वैल्यू इसकी घटी है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो आप जो है आपकी जो है मुद्रा की वैल्यू घटी है उसी सामान के लिए, ठीक। तो यही आपका जो है कॉन्सेप्ट, आप इसको क्लियर रखेंगे कि कीमतों में लगातार वृद्धि होगी लेकिन मुद्रा का जो वैल्यू होगा वो कम होगा, ठीक। और बाजार में पैसा जो है अधिक हो जाता है मुद्रास्फीति की स्थिति में, उसका ये लिखा रहता है मौद्रिक तरलता अधिक हो जाती है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि लोग ज़्यादा सामान खरीदने लगते हैं। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा बाजार में तो लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, ठीक है। अगली स्थिति देखिए आपका क्या है कि मुद्रा संकुचन या विस्फीति, ये आपकी मंदी होती है, ठीक है। मंदी जो होती है मुद्रा संकुचन की वजह से होती है। लंबे समय तक जब मुद्रा संकुचन होता है तो क्या हो जाता है, मंदी हो जाता है, ठीक। यदि किसी वस्तु या सेवा की कीमत में बहुत लगातार बहुत तेज़ी से कमी हो रही हो, देखिए अभी आपका मुद्रास्फीति की जब स्थिति थी तो उस समय जो है बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ रही थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कीमतें जो है वस्तु और सेवा की कीमतें में लगातार बहुत तेज़ी से कमी हो रही है, और यही स्थिति जो है मुद्रा संकुचन कहलाती है। तो ठीक है, जब बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ेंगी तो मुद्रास्फीति होगा, और जब बहुत तेज़ी से जो है कीमतें घटेंगी तो क्या होगा, मुद्रा संकुचन या फिर विस्फीति, इसको डिफ्लेशन भी कहते हैं, सॉरी। और इस स्थिति में बाजार में क्या होता है, मौद्रिक तरलता कम हो जाता है, यानी कि बाजार में पैसा कम हो जाएगा।
मुद्रास्फीति की स्थिति में मौद्रिक तरलता अधिक हो जा रही थी, ठीक है, बाजार में ढेर सारा पैसा आ जा रहा था, चीज़ों के दाम बढ़ जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत तेज़ी से कमी हो रही है चीज़ों की कीमतों में। क्यों? अब इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि बाज़ार में पैसा ही कम हो जाता है, ठीक है, मौद्रिक तरलता कम हो जाती है और लोगों को क्रय क्षमता जो है में कमी आ जाती है, मतलब कि लोगों की खरीदने की शक्ति भी कम हो जाती है, वो चीज़ अब वो कम चीज़ें खरीदने लगते हैं। और जब लंबे समय तक मुद्रा संकुचन की स्थिति बनी रहती है तो क्या होता है, तो रिसेशन यानी कि मंदी आ जाता है। तो आपसे ये मुद्रा संकुचन में पूछा जाता है कि मुद्रा संकुचन स्थिति में क्या होता है, तो कीमतों में जो है लगातार तेज़ी से कमी हो जाती है, बाज़ार में मौद्रिक तरलता कम हो जाती है, यानी कि बाज़ार में पैसा कम हो जाता है। और मंदी किस वजह से होती है, तो मंदी जो है मुद्रा संकुचन की वजह से होती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। थोड़ा सा आपका राष्ट्रीय आय हार्ड था, लेकिन आप एक बार और देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास भी इसको आप ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है।